Hello, my YouTube family. ठीक I है। am welcoming here the most talented, most skilled, and most popular YouTube channel owner, Mr. अविरल अग्रवाल। तो सर मैं आपके बारे में ये जानना चाहता हूँ कि अभी जो मेरा YouTube फैमिली है वो सब आपको जानते हैं, पर अगर कुछ नए लोग नहीं जानते होंगे तो आप आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। ओके, तो मैं बताता हूँ। एक्चुअली मेरा चैनल है ऑल अबाउट ओलंपिया, जो कि बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड चैनल है। और इसके अंदर में सारे जो भी बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड अपडेट्स हैं, बायोग्राफीज हैं, बॉडी बिल्डर्स की अलग अलग स्टोरीज हैं, वो सब मैं इसमें कवर करता हूँ। और कॉन्टेस्ट से पहले अगर कुछ लाइक कार्ब लोडिंग या फिर पीक वीक, थोड़ी बहुत इन चीज़ों को भी मैंने कवर किया हुआ है एक टाइम पे। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत मैंने वीडियोस बनाई है ट्रेनिंग के ऊपर भी। और अलग अलग बॉडी बिल्डर्स किस किस्म की ट्रेनिंग करा करते थे, 80s के बॉडी बिल्डर्स, 90s के, और कोचिस की अलग अलग क्या क्या ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो सब मैंने समझाए हुए हैं चैनल पे। तो ऑलमोस्ट हर चीज़ जो भी बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड कवर की जा सकती है वो सब मैंने किया हुआ है। बाकी और कोशिश है, और जो जो नया कंटेंट आ रहा है, काफ़ी सारी और चीज़ें नई आगे प्लान की है, तो वो सब चैनल पे मैं लाऊंगा। तो यही है ऑल अबाउट ओलंपिया। जी। Yes, sir. और सर, second question is कि what motivated you to open this YouTube channel? एक्चुअली मोटिवेशन बड़ी अजीब सी थी, क्योंकि मैं यूट्यूब पे ना बस ऐसे ही था कि कुछ भी करना चाहता था, मुझे वीडियोस डालनी थी, व्यूज चाहिए थे, और पैसे कमाने थे। सिंपल यही था। तो मेरा फोकस मेनली वही ज़्यादा था कि पैसे कैसे कमाए जाए, व्यूज कैसे लाया जाए। वीडियोस किसी भी किस्म की होंगी, मेरे को डालने के लिए वो चलेगा, मैं कुछ भी डालने को तैयार था। तो ऐसा बॉडी बिल्डिंग कुछ स्पेशल नहीं था मेरे लिए। हुआ ऐसा कि 2016 में जब ओलंपिया चल रहा था, तो उससे पहले मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी, कुछ फिटनेस रिलेटेड वीडियोस डाला करता था मैं, डाइट एंड ट्रेनिंग पे ही। तब तो ज़्यादा चैनल्स थे नहीं यूट्यूब पे। तो मैंने चैनल अपना बनाया, लेकिन वो कुछ चल नहीं पाया खास। तो व्यूज इतने अच्छे नहीं आ रहे थे, कंटेंट का कुछ पता ही नहीं था कि कंटेंट क्या होता है, अच्छे से बोलूँ, अच्छे से अपनी बात को रखूँ, रिसर्च डीप करूँ, वो सब कुछ नहीं, कोई लेना देना नहीं होता था। बस वीडियो डालनी है, व्यूज चाहिए और पैसे चाहिए, ये सिंपल सा उस वक्त माइंड सेट था। फिर ओलंपिया आया 2016 का, तो वीडियो मैंने जस्ट ऐसे ही ओलंपिया की अपलोड करनी शुरू कर दी डायरेक्टली। लाइक बिना किसी एडिटिंग के, बिना किसी चीज़ के पोजिंग वीडियोस अपलोड करनी शुरू कर दी, फिर की शॉन लोडर इन सब की। तो एकदम से व्यूज में काफ़ी ज़्यादा एक बूस्ट मेरे को मिला। तो उस वक्त सही गलत कुछ मालूम नहीं था कि कॉपी करके अपना दूसरों का कंटेंट अपने चैनल पे डाल रहे हो तो उसको कितना ठीक और कितना गलत कोई समझाने वाला नहीं था। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे भी उस चीज़ की उतनी अकल नहीं थी, सर सही बोलूँ तो वो गलतियां करी। उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट आए, मतलब स्ट्राइक्स आ जाती है ना। तो उस Yes, चैनल पे sir. मेरे एक दिन में 16 कॉपीराइट स्ट्राइक्स आए थे, और फिर वो बंद हो गया था। तो बड़ा दुख हुआ। मन में था कि गलती तो उन लोगों की है, दूसरों पे इल्जाम डालने का वो था कि मन था कि मेरी क्या गलती है, मैं तो बस कंटेंट ही बना रहा हूँ। हालांकि वो सिर्फ एक कॉपी पेस्ट वाली चीज थी। पर वही है ना, कम अकल होने के कारण ज्यादा समझ थी नहीं कि क्या सही कर रहा हूँ क्या गलत कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे करके समझ आया कि नहीं, कंटेंट क्या होता है, मेहनत डालनी पड़ती है, और उसके बाद में अपने आप से एडिटिंग करनी पड़ती है। तो फिर मैंने एक और चैनल खोला था, उसमें मैंने मोटिवेशनल वीडियोस, जैसे आप देखते हो मकाबली मोटिवेशन, निक एंड्रो विजन्स, ये मोटिवेशनल वीडियोस कैसे डालते हैं, वो डालता था मैं। और उस पर भी कॉपीराइट स्ट्राइक्स आनी शुरू हो गई थी, क्योंकि आप दूसरों की क्लिप्स यूज करते हो ना। तो उस केस में म्यूजिक पे आ गया। जैसे एनसीएस का म्यूजिक यूज हो रहा था पहले, तो ऐसी कोई भी म्यूजिक हम यूज कर लिया करते थे, थोड़े टाइम तक स्ट्राइक नहीं आया, उसके बाद आ गया। तो फिर बंद हो गया कॉपीराइट स्ट्राइक के कारण, वो वाला चैनल भी बंद हो गया था। दोबारा उसको रिवाइव करवाया मैंने किसी तरह। फिर 6-7 महीने उसको रन करा, पैसे वैसे आते थे, ऐसा नहीं है, पैसे कमा लिया करता था उससे। फिर वो बंद हो गया। तो उसके बाद सही में समझ आया कि एक्चुअली में कंटेंट क्या बनाना होता है, धीरे धीरे करके समझ में आने लगी ये चीज़। तो फिर डिसाइड कर लिया था कि अब नहीं करना इस तरीके से कॉपी। और जो भी है अपनी तरफ से इनपुट देना और सीखना है। तो मेरे को कुछ नहीं आता था 2017 तक, बॉडी बिल्डिंग के बारे में मुझे जीरो ही नॉलेज, आप समझ लो। तो जैसे आप बोल रहे हो ना, जज कैसे करते हैं फिजिक्स को, कैसे कंपेयर करते हैं वो सब, तो ऐसा कुछ नहीं मालूम था मुझे। तो मैंने फिर यही एम रखा कि मुझे सीखना है, सबसे बड़ी बात। सीखूंगा तो आगे सिखाऊंगा लोगों को। सबसे बड़ी बात है, जब आप ज्ञान लेने की कोशिश करते हो ना, तो उसका जो सेटिस्फेक्शन मिलता है कि आपको कुछ आता है, वो बहुत अच्छा आपको फील कराता है। या मुझे कुछ पता है, भले मैं कम कमाऊं या ज्यादा कमाऊं। आज मैं यूट्यूब पे बहुत ज्यादा नहीं कमाता, बहुत ही एवरेज, ऑल अबाउट ओलंपिया से मुझे अर्निंग होती है। पर मैं उसके लिए नहीं जाता हूँ। मेरा एम रहता है हमेशा कंटेंट अच्छा डालना। जैसे कि कई लोग मुझे बोलते भी है कि हाँ आपके कंटेंट में एक रिसर्च दिखती है। कभी कभी इतनी जी, रिसर्च भी करता हूँ, 2-2 महीने भी रिसर्च करता हूँ एक वीडियो के लिए सिर्फ। 2 महीने तक भी लग जाए तो कोई बात नहीं, व्यूज भले ही ना आए, 30-40 हजार व्यूज भी आते हैं ऐसी वीडियोस, फिर इन पे 2 महीने की मेहनत होती है, फिर भी मेरे को चलता है। तो उस तरीके से मैं थोड़ा सा अपना चेंज कर लिया है। और बस इसी तरीके से मैं रन करता हूँ धीरे धीरे करके। मतलब ट्रांजिशन हुआ मेरा, एकदम से नहीं सोचा था कि बॉडी बिल्डिंग के अंदर आना है, ऐसा कुछ नहीं था। धीरे धीरे करके आया हूँ मैं इसके अंदर। बस सर, यस बस सर, अब यस ऐसे ही सर। है भाई। और सर, आप जब शो कवर करते हो ना तो आप जजिंग पैटर्न आपका, मतलब आप खुद से बताते हो कि एक ऐसी फिजिक्स थी उनको सेट आना चाहिए था, ऐसा फिर मतलब हम लोग खुद से एग्री होते हैं आपके साथ, क्योंकि आपकी जजिंग मतलब जी। आप जो जज करते हो हर एक
कंडीशन को समझकर, तो हम सारे लोग उससे एग्री होते हैं। तो आपने जजिंग कहाँ से सीखी, मतलब आपको कैसे समझ आया कि ऐसे जजिंग करते हैं? हाँ, तो ऐसा कुछ समझने वाली चीज नहीं है एक्चुअली। ये चीजें होती हैं जो कुछ चीजें होती है ना जो आपको सिखाई नहीं जा सकती, आप बस देख देख के ऑब्जर्व कर करके सीखते हो। लाइक जिसमें कि एक एक्टिंग भी बोलते हैं, जो लोग एक्टिंग करते हैं आर्टिस्ट होते हैं, कि आप एक्टिंग कितना मर्जी सीख लो, लेकिन एक ऑब्जर्व करके जो आप सीखते हो ना, कमियों से आप सीखते हो दूसरों की। कुछ ऐसे ही मुझे लगता है कि ये चीज भी है जजिंग भी, क्योंकि इसमें आपको पता है कि 0 और 1 नहीं होता जजिंग के अंदर। इसमें ना सब्जेक्टिव स्पोर्ट है। कोई आपको एक अच्छी फिजिक लग रही है, मुझे कोई दूसरी अच्छी फिजिक लग रही है। उसके अंदर आपको बस चुनना है क्या क्या अच्छा लग रहा है, क्या क्या खराब लग रहा है, कैसी फिजिक थी, क्या था क्या नहीं था। तो वो चीजें धीरे धीरे करके मैंने सीखी है इसमें, अपने आप से ही ऑब्जर्व कर करके, डीपली देख देख के। हाँ भाई, इसके ग्लूट्स ऐसे हैं, उसमें स्ट्राइशंस हैं, इसके लेग्स में यहाँ पे स्ट्राइशंस पड़ रहे हैं, मसल्स की अलग अलग तरीके की मैंने नॉलेज दी, थोड़ी बहुत एनाटमी हल्की फुल्की देखी मैंने, उसको समझना शुरू करा। तो ऐसा कुछ एकदम प्रॉपरली कुछ सीखा नहीं है कहीं से भी, हर जगह से थोड़ा थोड़ा देखा है, और फिर और उसमें डीपली जाता गया। तो धीरे धीरे करके समझ आया कि हाँ, शायद वो चीज हमेशा से थोड़ी सी थी मेरे अंदर कि हाँ, कहीं पे कुछ डीपली देखना है, किसी के शक्ल को भी अगर देखना हो तो उसकी आंखों की बनावट कैसी है, इसकी नाक की बनावट कैसी है, कान कैसे हैं, बाल कैसे है, हेयर लाइन कैसी है। वो शायद मैं हमेशा से ही थोड़ा ज्यादा पहले से ही नोटिस करते आ रहा था। तो शायद उसी चीज को मैंने और एग्जैचुरेट कर दिया, और बॉडी बिल्डिंग में मसल्स को देखना भी उसी तरीके से शुरू कर दिया, कि इसकी मसल्स की बनावट कैसी है, कंडीशनिंग कैसी है, ग्रेनीनेस किसे कहते हैं। तो वो चीज बस अपने आप से थोड़ी और होती चली गई, वैसा था। जैसे आप बोले ना सर कि 30-40 हजार व्यू भी आता है 2 महीने में, पर सर वो जो व्यूअर्स होते हैं वो बहुत कुछ सीखते हैं आपसे, मतलब मैं पर्सनली बहुत कुछ सीखा हूं आपसे। तो आप जो एफर्ट्स डालते हो जी, ना, तो थैंक यू। बहुत सारे लोगों को हेल्प करता है। थैंक यू भाई, थैंक यू, बहुत बड़ी बात है, आप लोग इतना मतलब समझते हो। मुझे तो सही में लगता नहीं कि मैं ऐसा कुछ खास काम करता हूँ। बहुत मुझे तो ऑर्डिनरी ये चीजें लगती हैं, क्योंकि ज्यादा मुझे नहीं लगता कि बड़ी बात है इनको ऐसे जज करना या कुछ करना। बाकी आप लोग उसमें ज्यादा ही उसको मतलब निकालते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सुन करके। पर यही कोशिश रहती है कि और अच्छा अपनी तरफ से करूँ, ऐसा कुछ करूँ कि जिससे मैं और ज्यादा सेटिस्फाई हूँ कि अपने काम में, हाँ भाई, मैंने सही में मेहनत की है। और ऐसा नहीं है कि बस क्रेडिट मिल रहा है और मिले जा रहा है फ्री में। ऐसा मुझे कभी कभी लगता है कि मुझे ज्यादा क्रेडिट भी मिल रहा है जितना कि मैंने इनपुट दी उससे। लेकिन अच्छी बात है, आप लोग अप्रिशिएट करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। ये सर, हम सर मैं स्टार्टिंग से आपका चैनल देखता हूँ, आप जो शो कवर करते हो, मतलब आईबीबी भी करते हो राइट, मतलब आप इंडियन जी। एथलीट स्टार्टिंग में कवर नहीं करते थे, तो अभी इंडियन एथलीट जब से प्रो बने, तो आप इंडियन एथलीट्स को भी मतलब कर रहे हो, उनको मतलब उनका शो, उनका अपडेट। तो मतलब आपका व्यू क्या था पहले से कि इंडियन एथलीट पे फोकस करना है या फिर आईबीबी पे फोकस करना है? मेरा व्यू बराबर था दोनों पे इनिशियली। दोनों एथलीट्स में मेरा बराबर था, मुझे ऐसा कुछ फर्क लगता नहीं था कहीं पे भी। मुझे इंडियन एथलीट्स भी उतने अच्छे लगते हैं, कवर करने लगते थे मतलब। और अब तो खैर मैं कवर करता हूँ, दोबारा से मैंने स्टार्ट कर दिया है। और बाहर के एथलीट्स को लेकिन जब देखता था ना, हमेशा से इनकी मोटिवेशन, इनकी बातें सुनना, जिस लेवल पे ये लोग पहुंच जाया करते थे, रॉनी कोलमैन, डोरी नीड्स, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, इनकी कुछ अलग ही किस्म की बातें होती हैं, इनका माइंडसेट ही कहीं अलग है। तो फर्क पता लगने लग गया कि वो लोग कहाँ सोचते हैं, कहाँ मेहनत करते हैं, और हम लोग कहाँ सोचते हैं, कहाँ मेहनत करते हैं। लगे एक ये चीज तो आपने भी कई बार सुनी होगी कि इंडियन बॉडी बिल्डर्स हमेशा अपनी एक वेट लिमिट में ही खेलना चाहते हैं, 65 किलो कैटेगरी में खेल रहे हैं तो 10 साल तक उसी में ही खेलते रहेंगे, ताकि उनका गोल्ड मेडल उसमें कोई छीन ना पाए, वो उन्हीं का सिक्योर प्लेस रहे। बाहर यस ऐसी यस। सोच नहीं होती ना। तो धीरे धीरे करके पता लगा ऐसे कई सारे और भी डिफरेंसेस हैं हमारे इंडियन एथलीट्स और बाहर के बॉडी बिल्डर्स में। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी रिस्पेक्ट बाहर के बॉडी बिल्डर्स की साइड पे मेरी ज्यादा होने लग गई थी उस टाइम पे। लेकिन मैं इस चीज फुल एग्री करता हूँ कि मेहनत सारे ही लोग करते हैं, और बॉडी बिल्डिंग बहुत ही टफ गेम है भाई, सीरियसली बहुत। आपको बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है, बहुत ज्यादा मेहनत लगानी पड़ती है। और उसके बाद भी कुछ ऐसा है कि शायद आपको अच्छी प्लेसिंग तब भी नहीं मिल पाती, कोई गारंटी नहीं है कि आप सक्सेसफुल हो पाओगे। है ना, बहुत मेहनत का स्पोर्ट है। तो मैं तो उतनी रिस्पेक्ट करता हूँ इंडियन एथलीट्स की भी, बाहर के एथलीट्स की भी। बस थोड़ा ये कोशिश करता हूँ कि पॉजिटिविटी रहे गेम के अंदर। हमारे यहाँ पे कॉन्ट्रोवर्सीज और लड़ाई आजकल कुछ ज्यादा ही होने लग गई है, ज्यादा एथलीट्स में, होने। बॉडी बिल्डर्स में, यूट्यूबर्स में। उन चीजों से मैं दूर रहता हूँ, आपने भी देखा होगा। मैं पढ़ता नहीं हूँ उन यस चीजों में। यस। इसी चीज के लिए थोड़ा सा मुझे दुख होता है कि इंडियन एथलीट्स में, इंडियन बॉडी बिल्डर्स में ये चीजें ज्यादा है, अपनी इंडियन कम्युनिटी में ये चीजें ज्यादा है। बाहर के एथलीट्स अपने काम पे फोकस रखते हैं। उस चीज के लिए मैं इसलिए बाहर के एथलीट्स की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। बाकी हाँ, मेहनत की रिस्पेक्ट दोनों और है, सभी लोग अपनी बहुत मेहनत करते हैं। यस सर, अगर तो आप वही है। जैसा बोले अभी कि मतलब उनका माइंडसेट अलग रहता है बाहर के एथलीट्स का, तो वो रिस्पेक्ट बढ़ गए। तो ऐसे बहुत सारे एथलीट्स हैं, मतलब अभी मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, कि जो बाहर अभी इंडिया इंडिया से बिलोंग करते हैं, बाहर है, बाहर जाके कम्पीट करते हैं और उधर ही सेटल है। तो बोलते हैं कि मतलब हम्म। इंडिया के एथलीट के पास वो वर्क इथिक्स नहीं है, मतलब मैं बहुत सालों से फॉलो कर रहा हूँ उनको। तो वो उतना मतलब उनका प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं रहता उनका जी। एक। हाँ, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब मैं एग्जैक्टली exactly समझा नहीं, आप किस चीज के बारे में कैसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन, मैं समझा नहीं है बात को आपकी। तो फिर से बताएंगे? अगर एक सपोज सपोज आप मान लेना कि यूएसए में एक एथलीट है, अपना इंडियन एथलीट है, और वो इंडिया के एथलीट को बोल रहा है कि इनका पैशन नहीं, मतलब लाइक इंडियन एथलीट जब चीट मिल करते हैं, तब लोग वो बोलते हैं कि आपका अगर प्रेप चल रहा है पूरा, तो आपको प्रेप के साथ आपको लॉयल रहना है,
आपके वर्क एथिक्स आपके अच्छे होने चाहिए, तो आपका पूरा फोकस आपके काम पे नहीं है, आप बाकी के एंजॉयमेंट कर रहे हो, उसका टाइम अलग है। मतलब ऐसी बहुत सारी बातें होती है, आपको तो पता है। तो वो इनडायरेक्टली वो कहते हैं कि हाँ वर्क एथिक्स बिल्कुल। तो मुझे बोलता था आपका और व्यू। इंडिया के लोग क्या, मतलब मेरा भी इस चीज में सही है, जो भुवन ने बोला था इंडियन एथलीट्स के लिए कि बहुत ज्यादा एकदम उतना डेडिकेशन उस लेवल का नहीं है जितना कि होना चाहिए हर जगह पे। मतलब काफी हद तक मैं एग्री करता हूँ भुवन चौहान की उस वाले स्टेटमेंट से, क्योंकि वो बाहर के, वो देखो उन्होंने इंडियन कल्चर भी देखा है, ठीक है ना, इंडियन एथलीट्स और बॉडी बिल्डिंग को भी उन्होंने देखा है। और वो बाहर रहते ही हैं, तो बाहर को तो जानते हैं दूसरे मेंस फिजिक एथलीट्स किस तरीके से प्रेप करते हैं और कितना ज्यादा खुद पे हार्ड होते हैं। मतलब सही में अगर आप बाहर के एथलीट्स को देखो ना, वो बहुत ज्यादा ना फोकस्ड होते हैं, उनके जितना फोकस हमें नहीं है, ये बात फैक्ट है। तो वही चीज भुवन ने कहीं ना कहीं पॉइंट आउट की है, मुझे ऐसा लगता है। आप अमित रॉय को भी देखो, वो भी आपको बता देंगे कि इंडियन बॉडी बिल्डिंग में किस तरीके से हमारा माइंडसेट रहता है। और जब बाहर के एथलीट्स होते हैं वो लोग किस तरीके से अपने मील्स में, अपने फूड जब प्रेप करते हैं, हर चीज में कितना ज्यादा फोकस्ड होते हैं, इधर से उधर नहीं जाते। तो ये फर्क मैंने देखा है, क्लोजली मैंने देखा है। मेरे भी कई सारे ऐसे एथलीट्स हैं जो फ्रेंड्स हैं, तो देखने को मिलता है। बट हाँ, ये फर्क है जो कि आपको चैंपियन एक होता है बना देता है, और एक होता है आपको पीछे रख देता है, चेजर बना देता है, या पीछे ही कहीं डाल देता है, 15 16 पोजीशन पे डाल देता है। तो फर्क है इंडियन एथलीट्स और भारतीय एथलीट्स में, मैं एग्री करता हूँ भुवन को स्टेटमेंट से। यस यस सर। एंड सर, हम्म। आप भी जानते हो कि मनोज पाटिल आईबीबी प्रो कार्ड होल्डर है, मतलब अभी उन्होंने शो में कॉम्पीट भी किया था। आईबीबी प्रो सैम, जी। या फिर और लोगों की भी बात कर सकते हैं। तो आपका क्या व्यू है कि इनको कितना टाइम लगेगा ओलंपिया में क्वालिफाई होने के लिए? ये क्वेश्चन तो मैं इनसे पूछा करता था कि आप लोग बताओ आपको कितना टाइम लगेगा। तो आज एक्चुअली इस चीज का जवाब तो ये लोग ही ज्यादा करेक्टली दे पाएंगे कि बात क्या हो रही है या दिक्कत इनके साथ में क्या हो रही है, क्योंकि मनोज ने अभी काफी हार्ड ट्राई किया। मतलब देखने से पता लग रहा था वो कितना ज्यादा चाह रहे थे किसी भी तरह मुझे बस क्वालिफिकेशन मिल जाए। उनकी मेहनत को डिजाइन डिनाई किया ही नहीं जा सकता, ठीक है ना। लेकिन बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, कुछ इश्यूज हो रहे हैं। इस तरीके से स्टेज पे उनकी बॉडी दिखती है, उतनी क्रिस्प कभी भी नहीं दिखी। आप 2017, शायद अगर मैं गलत नहीं हुआ, 2017 के आप मनोज पाटिल को देखना, शेरू क्लासिक जब हुआ था ना एमेच्योर वाला, जिसमें काफी चीटिंग वीटिंग और वो सब बातें हुई थी, उसमें उनकी फिजिक में इतना साइज नहीं था, लेकिन क्रिस्पीनेस आप देखना, आपको मजा आ जाएगा देख करके। तो कहीं ना कहीं वो कोशिश बहुत कर रहे हैं अपनी तरफ से, और मेरे हिसाब से सफल भी हो जाएंगे उस चीज में। बस यही है, कोशिश कर रहे हैं तो तभी सफल हो पाएंगे, अगर हार मान के बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, और मेरे हिसाब से वो हार मानने वालों में से है नहीं। तो बहुत अच्छा कर रहे हैं वो। और मेरे हिसाब से अब इंडियन एथलीट्स का ना टाइम आता जा रहा है ऊपर वाली ओलंपिया वाली स्टेज तक पहुंचने का, ठीक है ना। तो शोज भी जीत सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी अच्छा जा रहा है, अब इंडियन बॉडी बिल्डिंग इस चीज में है कि ग्रो हो रही है। और क्योंकि हम लोग मेंस फिजिक एथलीट्स में ज्यादा, मतलब इस डिवीजन पे ज्यादा हम लोग फोकस कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर एथलीट्स हमारे निकलते हुए ज्यादा दिख भी रहे हैं इस डिवीजन से। अब जैसे कि वो दूसरे एथलीट निशांत बंसल आप बता रहे हो, तो बहुत अच्छा कर रहे हैं वो भी। हमेशा पीक करते हैं, हमेशा कंडीशनिंग नेल करते हैं। कर सकते हैं यार, बहुत अच्छा कर सकते हैं, प्रो शो भी जीत सकते हैं, अभी नहीं कहूंगा लेकिन हाँ एक आध साल में जीत सकते हैं। यस सर, थोड़ा अभी अगर उन्होंने हल्का लाइनअप कहीं पे रहे तो। वो बोले कि 1 साल का गैप ले रहा हूँ, फिजिक को टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि उनको साइज चाहिए अभी, तो इसलिए साइज पे वर्क कर रहे हैं वो। तो बिल्कुल। सर, आप आपका इंडिया का फेवरेट एथलीट बताए, सिर्फ एक का नाम बताना है, वो चाहे वो मेंस फिजिक का हो, चाहे बॉडी बिल्डिंग का हो, चाहे क्लासिक फिजिक का हो, आपको बस एक मुझे तो है। मुझे मुझे भाई सुनीत यादव सबसे अच्छे लगते हैं इंडियन रिस्पेक्टेड एथलीट्स में। रिस्पेक्टेड आंसर। उनका रिस्पेक्ट है, फिजिक में दम भी है, और सोच भी कुछ थोड़ी सी अलग है उनकी दूसरे एथलीट्स अलग से। है। और जैसे आपने बोला कि इंडियन एथलीट एक कैटेगरी में ही पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ताकि उनका गोल्ड कोई ना छीने, राइट? तो सुनीत यादव जब से मैंने देखा हर एक साल एक अगली कैटेगरी में ग्रो कर रहे हैं, अगली कैटेगरी में कम्पीट कर रहे हैं सुनीत यादव। तो उनका माइंडसेट दिखता है कि उनके गोल है, गोल के अकॉर्डिंग वो मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने आईबीबीएफ को छोड़ दिया ना, और वो आ गए आईएफबीबी के अंदर, प्रो कार्ड उन्होंने लिया, अब आगे बढ़ेंगे। अगर वही उनका माइंडसेट होता तो अभी भी आईबीएफ के अंदर ही वो रहते, जैसे कि कई सारे दूसरे एथलीट्स भी हैं। तो कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, लेकिन हाँ दूसरे एथलीट्स अभी आईबीबीएफ की पॉपुलैरिटी देखे उतनी नहीं है जितनी कि शेरू क्लासिक या दूसरे शोज की होती जा रही है, क्योंकि ज्यादातर एथलीट्स वहाँ पे ट्रांजिशन ले रहे हैं, शेरू क्लासिक में जा रहे हैं। और आईबीबीएफ वाले एथलीट्स भी इस चीज को जानते हैं कि हाँ एक टाइम आ जाएगा कि उनको भी शायद जाना पड़ जाए उस जगह पे, जैसे सुनीत यादव ने ट्रांजिशन लिया, अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो, ठीक है ना। तो इसलिए सुनीत यादव के लिए ज्यादा रिस्पेक्ट है मेरे मन में उनके लिए। और करेंगे, मेरे को लगता है अच्छा करेंगे वो आने वाले टाइम में। और फिर कोच भी उनके देखो आप, हैनी रम्बॉट है, जो कि यस दुनिया यस। के बेस्ट कोचेज में आते हैं, ठीक है ना। तो कई सारी चीजें मैंने उनके पास से देखी, मुझे लगता है कि ना वो ना रिस्क भी ले लेते हैं। जैसे गवर्नमेंट जॉब होती है सारे एथलीट्स की, तो वो कई बार सेक्रीफाइस हो जाती है, क्योंकि आप अगर ज्यादा आगे जाना चाहते हो तो आपको वो भी सब भी करना पड़ता है। लेकिन सुनील यादव ने स्टिल वो एक रिस्क लिया, ठीक है ना, और तब भी उन्होंने प्रो कार्ड के लिए जाने के लिए तय किया, और उन्होंने इस चीज को किया, तो अच्छा कर रहे हैं वो।
माइंडसेट मैंने बताया उनका अलग है। दूसरे एथलीट थोड़ा कंफर्ट जोन में अपना रह करके वहीं पर ही खेलते रहना था, तो सुनीत ने उतना नहीं किया। एंड सर, जी हाउ मच एज इज इम्पोर्टेंट फॉर बॉडी बिल्डिंग? अभी क्योंकि अभी कमल अर्जन की बात करोगे तो अभी उन्होंने टेक्सास शो में कम्पीट किया था, फोर्थ पे फिनिश हुआ था उनका प्लेस। हाँ और उसके पिछले शो में उसका सेकंड में प्लेस हुआ था। जी जी। और तो आप पूछना चाहते हैं कि एज कैसे कितनी इंपॉर्टेंट होती है। हाँ, एज कितनी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी इंडियन बॉडी बिल्डिंग में आप अगर देखोगे तो 35 के बाद वो सोच लेते हैं कि अभी खत्म है, अभी करियर खत्म है, अभी आगे कुछ नहीं करना है, तो बिजनेस में तो कर फोकस करते हैं। हम्म। तो भाई इसका ना जवाब बहुत ही अजीब सा होगा, बहुत ही लंबा हो सकता है अगर मैं आपको बताऊं। पता नहीं ये जवाब कहाँ से कहाँ चला जाएगा अगर मैं आपको देने लग जाऊंगा, क्योंकि ये चीजें मैंने बहुत ज्यादा एनालिसिस में काफी ज्यादा कर चुका हूँ पहले। तो एज का ना मुझे कुछ ऐसा लगता है, जैसे बाहर वाले एथलीट्स की बात कर लेता हूँ मैं पहले। तो आप अगर देखोगे ना एज का ना एक ऐसा होता है कि ना एक वो होता है, एक इंटरवल होता है। अगर आप मान लो 20 से स्टार्टिंग करोगे ना, 20 की एज में आप आ गए हो, जैसे क्रिस तुमसे टाइप हो, समझ लो 20 की एज में 21 की एज में अपनी लाइफ में सक्सेसफुल थे, सेकंड आ जाया करते थे क्लास में, तो वही 15 साल, लगभग 15-17 साल वो खेल पाएंगे और उसके बाद उनका शरीर समझ लो उस तरीके से नहीं जाएगा जहाँ पे वो लेके जाना चाहते हैं। लाइक 37-38 साल तक उनका बहुत ज्यादा वो कर चुके होंगे अपने करियर में, उनका शरीर उतना रिस्पॉन्ड करेगा नहीं, वो हेल्दी रहेंगे भी नहीं। ठीक है ना। वही एक बॉडी बिल्डर लाइक शॉन रोडन था, उन्होंने 33-34 साल की उम्र में बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की थी, तो वो 45 साल की उम्र में जाके मिस्टर ओलंपिक बन गए। वही उनपे भी 15 साल ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट थे, 33 साल से आप 50 साल मान लो, अगर आज शॉन रोडन होते तो वो 50 की उम्र तक भी अच्छा कर रहे होते। तो ऐसे एथलीट्स आपको बहुत सारे मिलेंगे कि ना एक मतलब एक टाइम होता है, एक रेंज होती है बॉडी बिल्डर्स के। फिल हीथ थे, फिल हीथ की एज अभी भी शॉन रोडन से कम है अगर आप देखो। ठीक है ना। पर फिल हीथ 14। अब रिटायर कर चुके हैं, हाँ ऑलमोस्ट वो अब रिटायरमेंट पे ही है। ठीक है। पर उन्होंने स्टार्टिंग भी कब करी थी, उन्होंने भी 23 साल की एज में लगभग कर दी थी, 22-23 साल की एज में उन्होंने कर दी थी, तो 38 तक 39 तक उनका हो गया था बस। बॉडी में कई सारी कमी आनी शुरू हो गई थी, प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई थी, तो वही 15-17 साल का आपको दिखेगा कि उनका भी एक लाइफ स्पैन रहा है। ठीक है ना। अभी अगर आप फिल क्लार को देखो, उन्होंने भी स्टार्टिंग अभी कुछ टाइम पहले की है, 35-40 साल की एज में बॉडी बिल्डिंग की स्टार्टिंग की है, तो उनका भी करियर इतना ही आपका लाइफ स्पैन दिखेगा, तो ये इतना ही रहता है एज में, आप किसी भी एज में स्टार्टिंग करो। तो इस चीज का मुझे ऐसा लगता है बॉडी बिल्डर्स हाँ आजकल लंबा खेलते जरूर है, इस बात से आप डिनाई नहीं कर सकते, लंबा जाते हैं 50-50 साल की एज तक, मुझे लगता है क्योंकि वो उतना हार्ड पुश नहीं करते, उनकी इतनी इंजरीज नहीं होती जैसे 90s के बॉडी बिल्डर्स ज्यादातर इंजर्ड होकर रिटायर हो जाते हैं। अब वो चीज नहीं है, अब ट्रेनिंग बहुत ज्यादा स्मार्टली की जाती है, मुझे ऐसा लगता है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि आप इंजर्ड नहीं होते। पहले के बॉडी बिल्डर्स देखते थे, केविन लेब्रोनी, रॉनी कोलमैन, डोरी नेट्स, सब इंजर्ड होते थे, फ्लेक्स व्हीलर, सबके कोई ना कोई दिक्कत होती थी। आज वो चीजें नहीं है, इसलिए करियर स्पैन थोड़ा सा ज्यादा हो गया बॉडी बिल्डर्स का। बाकी इंडियन एथलीट्स में ऐसा हो रहा है कि इंडियन एथलीट्स की थोड़ी अलग ही कहानी है, वो लोग जाते हैं बिजनेस साइड पे, एक टाइम बाद जाके फोकस करने लगते हैं। मैंने मतलब ये चीज लगती है देखने से, प्रो कार लेते हैं और उसके बाद में एम खत्म हो जाता है उनका, तो उनका उनकी कहानी थोड़ी अलग ही है, डिफरेंट स्टोरी है दोनों तरफ से। ऐसा है। ये सर, मैं और अभी मैं फूड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि फूड सप्लीमेंट और मेडिसिन, ओके, तो अभी जो यंग लड़के मेडिसिन पे फोकस करते हैं या फिर कुछ लोग सप्लीमेंट पे फोकस करते हैं, तो आपको मैं पूछना चाहूंगा जी। कि फूड कितना इंपॉर्टेंट है बॉडी बिल्डिंग के लिए या फिर नॉर्मल फिटनेस के लिए, एक अच्छी फिजिक ग्रो करने के लिए फूड कितना इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा फूड ही इंपॉर्टेंट होता है, और सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद में मुझे लगता है कि सप्लीमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, और सप्लीमेंट्स में भी मैं आपको बोलूंगा मल्टीविटामिन्स, ओमेगा 3, कैल्शियम, विटामिन D3, इन चीजों की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अभी लोग जैसे वे प्रोटीन, BCA, ये सब चीजें ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ इनकी अपनी एक जगह है, लेकिन अगर आपके फूड से सारी चीजें कंप्लीट हो रही है ना, तो आपको इन चीजों की एक्स्ट्रा लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। अलग से आपको ये वाले जो परफॉर्मेंस एनहेंसिंग सप्लीमेंट्स हैं, जो जिम में आपको एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस निकाल के देते हैं, कैफीन हो गया, क्रिएटिन हो गया, इन चीजों में पैसा इन्वेस्ट करने की जगह आप अपने मल्टीविटामिन अच्छे रखो, क्योंकि आपको ना पता लगेगा एक टाइम बाद ना शरीर में थोड़ी थोड़ी कमियां आने लग जाती हैं, जॉइंट में पेन होने लगता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ने लगती है, हल्की हल्की सी बॉडी टेम्परेचर, मेरे साथ थोड़ी सी दिक्कतें थी, और आई साइट वीक होना या कोई भी चीज ऐसा होना। ठीक है ना। मल्टीविटामिन आप जैसे ही लेना शुरू करोगे, आपकी कई सारी कमियां दूर हो जाएंगी, जो वे प्रोटीन नहीं कर सकता, जो क्रिएटिन दूर नहीं कर सकता, कैफीन पिल्स, प्री वर्कआउट, वो चीजें सही नहीं कर सकता आपकी। तो एनहेंसिंग सप्लीमेंट्स में इन्वेस्ट करने की जगह आप मल्टीविटामिन में या फिर इस टाइप के सप्लीमेंट्स में इन्वेस्ट करो, और सबसे पहले तो फूड में आप इन्वेस्ट करो, खाना, अपना डाइट मील्स अपने प्रॉपर बनाना सीखो, प्लान करना सीखो। सबसे पहले प्लान करोगे ना, उसके बाद ही तो उसको कुक करने जाओगे। अपने पूरे दिन का मील पहले प्लान करो, क्या क्या लेना है, प्रोटीन कितना लेना है, कार्ब्स और मैक्रोस बेसिकली कितने आपको लेने हैं। उसके बाद मल्टीविटामिन के लिए आप जाओ, जब आप थोड़े से एडवांस स्टेज में जाते हो। ठीक है। और मेन मुझे ये चीज लगती है, प्रॉब्लम्स अगर बॉडी में आपको लगती है कुछ फेस हो रही है, अपने टेस्ट प्रॉपरली करवाओ, साल में एक बार अपने कंप्लीट बॉडी प्रोफाइल आप करवाओ। एक बार मैं वीडियोस पे बनाने की सोच भी रहा था कि बॉडी में आपको क्या क्या टेस्ट करवाने चाहिए, क्योंकि लोग बोल देते कंप्लीट बॉडी टेस्ट करवाना, लेकिन क्या करवाएं उसमें एग्जैक्टली ये नहीं मालूम होता।
तो इन चीजों पे मैं ज्यादा फोकस करना करना चाहता हूँ। स्टेरॉइड्स की तो मैंने अभी तक आपसे बात भी नहीं करी, हम्म। स्टेरॉइड्स लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए, वो तो मेरे हिसाब से बिल्कुल मना है अगर आप compete नहीं करना चाहते हो तो। और अगर आप ये सर compete भी आप करना चाहते हो तो, अगर आप बोलो बोलो compete बोलो। भी करना चाहते हो तो एक लंबे अरसे तक यार नेचुरली एक बार ट्राई करके देखो। compete करना नेचुरली कोई इम्पॉसिबल चीज नहीं, ठीक है ना। लेकिन ये चीज अब थोड़ी सी ज्यादा वो आइडल हो ज्यादा आइडियल, ऐसी मैंने कोई बड़ी बात बोल दी है, वैसी बातें हैं। आजकल कोई ऐसे करता नहीं है, हर कोई स्टेरॉइड ले ही चुका होता है पहले, कंप्लीट पहला कंपटीशन खेलने से पहले पहले, ये तो देखा ही है मैंने। तो ये वो एक अलग चीज है। अगर आपको सिर्फ अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, बॉडी अच्छी दिखानी है जिम में, तो अच्छी बॉडी खाना खा के बन सकती है। बिना स्टेरॉइड्स के एक अच्छी बॉडी बन सकती है, एक लीन फिजिक बन सकती है। जब आप एक स्पोर्ट की बात करते हो ना, बॉडी बिल्डिंग वो अलग ही चीज है, वो स्पोर्ट है, वहाँ एक दूसरे को हराने के लिए आप जाते हो, तो वहाँ पे सब चीजें ली जाती हैं। और वो कोई हेल्दी चीज नहीं है, बॉडी बिल्डिंग एक हेल्दी चीज नहीं है, फिटनेस एक हेल्दी चीज तो है ना। सर तो मेरा ये अगला डिसाइड सवाल करना यही पड़ेगा था। क्या करना चाहते हो। यस हम्म। सर, यस सर, लेकिन जी भाई। सर मेरा अगला सवाल ये था कि आपको पता है कि स्टेरॉइड साइकिल चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हर एक बॉडी पे अलग अलग रिजल्ट आता है उसका, अलग अलग इम्पैक्ट निकल आपकी करके आता है, राइट? हेलो, आवाज आ रही है? एक मिनट फिर से रिपीट करोगे भाई, थोड़ा थोड़ा कनेक्शन हाँ। में प्रॉब्लम था, फिर से रिपीट करोगे। हाँ। यस यस यस। सर आपको पता है ठीक कि है। अभी स्टेरॉइड स्टेरॉइड साइकिल जो लेते हैं, स्टेरॉइड साइकिल चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, राइट? तो हर एक बॉडी के अकॉर्डिंग रिजल्ट अलग अलग आते हैं, और हर एक बॉडी के अकॉर्डिंग डिजाइन होती है स्टेरॉइड साइकिल। तो लोकल जिम में जैसे जो नॉर्मल सर है, नॉर्मल स्टेरॉइड के हम बोल सकते कोच है, वो सबको एक ही साइकिल देते हैं, या फिर मतलब हमारे यहाँ होता है, क्योंकि आप उसकी ज्यादा नॉलेज नहीं, अवेयरनेस नहीं है। तो अगर इसने लिया, इसको रिजल्ट आया, तो मेरे को भी वो लेना चाहिए। तो हम्म। इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, 100% हो सकते हैं हर एक के बॉडी पर, क्योंकि सबको एक मैच नहीं होता। तो अब इसके बारे में क्या कहना चाहते हो, ये जो चल रहा है लोकल जिम में या फिर लोकल टाउन में, विलेजेस? जो जो चल रहा है ना भाई, रियलिटी है, वो चलता रहेगा, उसको आप रोक नहीं पाओगे। आजकल का टाइम ऐसा है कि जैसे कि क्या हो रहा है कि फिटनेस कम्युनिटी बहुत तेजी से ग्रो हो रही है। आजकल हर कोई जिम जाने की सोचता है। आप देखोगे अपने दोस्तों से बात कर लो, हर कोई, सबको मालूम है जिम क्या होता है, स्टेरॉइड क्या होते हैं, वेट लिफ्टिंग क्या मतलब मशीन्स लगाना क्या होता है, एक्सरसाइज करना, सबको ये चीजें मालूम है। तो अब ये कल्चर इंडिया में काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। और जितना मर्जी मोटिवेशनल बातें कर लो, स्टेरॉइड नहीं लेने चाहिए, या अच्छे से डाइट, जैसे अभी मैं बोल रहा था डाइट पे रहना चाहिए, सब कितना मर्जी बोलो, पर किसी को कोई असर नहीं होने वाला है। अनफॉर्चुनेटली ये चीज ऐसी है, ठीक है ना। तो जिसको अपने आप से अकल होगी वो समझ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, अभी कोई 16 17 साल का, 18 साल की एज में कोई लड़का है, तो उसको अगर कुछ अच्छा रास्ता लगता है कि हाँ भाई ये मेरे लिए अच्छा है, इससे मुझे रिजल्ट आएंगे, तो वो उसी को पकड़ेगा। उसको वही अच्छा लग रहा है। उसको समझ नहीं आ रहा फर्क के स्टेरॉइड में को स्पॉइल कर सकते हैं, मेरी फिजिक को खराब कर सकते हैं। एक एज जब आती है, समझते समझते, तब आपकी बॉडी काफी खराब हो चुकी होती है। 23 24 साल, 25 26 साल के जब आप हो जाते हो। लेकिन तब तक आपकी एज जब तक आएगी, उससे पहले का आपका एक्सपीरियंस, आपको तो चाहिए ना बॉडी, आपको तो दिखना है ना, फिल कीथ या फिर जेरेमी बुंडिया या फिर कोई भी जिनका फेवरेट एथलीट हो। तो उस चक्कर में आजकल ये चीजें हो रही हैं, अनफॉर्चुनेटली कुछ किया नहीं जा सकता। बस ये अपने दोस्तों से, आप अगर आपको लगता है गलत रास्ते पे वो जा रहा है, कोई भी आप मतलब कोई भी अगर व्यूअर इस चीज को सुन रहा है, तो अपने दोस्त को कन्विंस कर सकते हो, समझाने की कोशिश करो कि यार डाइट पे फोकस करो, ठीक है ना, मेनली अच्छी एक्सरसाइज करो ठीक से, और रिकवरी करो, रेस्ट करो, सो आराम से दबा के सो। आपको बॉडी चाहिए, आपको बॉडी मिलेगी। अपनी कैलोरीज कैसे क्लीन खानी है, अपने मैक्रोस कैसे, अपनी मील्स कैसे प्रिपेयर करनी है, वो आप सीखो। ब्रैंडन करी ने अभी एक बात बोली थी बहुत अच्छी, उन्होंने बताया था कि अगर आप स्टेरॉइड लेते भी हो, आप बॉडी बना भी लेते हो, पर आपको ये नहीं पता मील्स कैसे लेनी है, मैक्रोस कैसे बैलेंस करनी है। एक टाइम बाद आप जाके रुक जाओगे, और आपको फिर से आकर के वही चीज सीखनी पड़ेगी, बेसिक मील्स कैसे प्रेप करना है, प्रोटीन कार्ब्स कितने लेने हैं, आपको दोबारा आके सीखना ही पड़ेगा, चाहे आप स्टेरॉइड लेते भी हो, ठीक है ना। यस यस। ब्रेंडन करी की वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि बेसिक्स तो आपको सीखने ही पड़ेंगे। अभी आप सोचते हैं आप स्किप कर दो, अब डाइट में कुछ भी चल रहा है, कुछ नहीं मालूम, लेकिन आज स्टेरॉइड टाइम पे दिया जा रहा है, एक टाइम तक बॉडी रिजल्ट देगी, उसके बाद में सिर्फ वो स्पॉइल होगी, और फिर आप परेशानी होगी। तो मैं तो बोलूंगा आसपास में जितने भी लोग आपको अगर ऐसा करते हुए दिखते हैं, आपके अगर क्लोज में है, तो कोशिश करो आप उनको समझाओ। हाँ, आपको पता होना चाहिए वो मेरी बात समझेंगे। कई लोग होते हैं जिनको करना ही है तो करना ही है, तो उनको मत समझाओ, उनसे उनसे खुद ही दूर रहो, ठीक है ना। अपने यस यस। दोस्तों से अपने आप को सही गाइडेंस में रखो, ठीक है ना। और जितना सीखोगे ना, जितना लर्निंग आपके अंदर होगी, उतनी अकल आएगी। जैसे मैंने बोला, मैंने सीखा धीरे धीरे करके, तो मुझे अकल आई। आपने पूछा ना कैसे मैं जज कर लेता हूँ ग्लूट्स को, हैमस्ट्रिंग्स, बॉडी के पार्ट्स को, तो नहीं, कोई सीख के थोड़ी आता है पहले से। अपने आप एनालाइज करना पड़ता है चीजों को, जितना एनालाइज करोगे, जितना ऑब्जर्व करोगे, उतना आपको अकल आएगी, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से इन चीजों से दूर रहना चाहिए अनटिल अनलेस आप compete करने वाले हो। और सारे लोग तो compete करते नहीं है, पर सारे लोग स्टेरॉइड जरूर लेते हैं। तो राइट। ये चीजें तो जी। सर लास्ट सवाल है मेरे तरफ से कि अभी आपको पता है सबसे पहला मुंबई प्रो शो होने वाला है मुंबई में। तो अभी आपको तो पता हाँ, है कि अप्रोच बहुत सारे होने एथलीट्स वाला है। बहुत सारे एथलीट्स भी कंप्लीट कर रहे हैं, ज्यादातर ऑलमोस्ट नाम भी आ चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि कौन जीत सकते हैं मेंस फिजिक कैटेगरी में?
कौन कौन कम्पीट कर रहा है मुझे तो यही नहीं पता, सारे अभी कौन कौन से हैं मेन, आपके आपको कौन कौन से टॉप एथलीट्स कौन कौन से पता है, आप मुझे या तो बताओ, फिर मैं आपको उसमें से एक आपको यूट्यूब पे बताऊंगा तो जवाब दूंगा। यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे तो दो ही नाम निकल करके आ रहे हैं, मतलब टॉप एथलीट की, आली बिलाल और भुवन चौहान। बिलाल और अगर भुवन। हाँ। हाँ, यस यस, तो आपको क्या लगता है दोनों में, अगर वो दो एथलीट्स कंपीट कर अगर रहे हैं और देखो मैंने, हाँ मैंने आपको बोला ना कंफर्म, मुझे भी नहीं पता पूरी लिस्ट क्या है, इसलिए मैंने आपको ये बात बोली थी, क्योंकि यूट्यूब पे ये दोनों नाम आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है ये पूरी की पूरी लिस्ट निकल के आ गई है। ठीक है, तो जब वो आएगी तो और एग्जैक्ट मैं आपको बता पाऊंगा, लेकिन अगर इन दोनों में से चूज करना है आपको, अगर लगता है हाँ यही कंफर्म लिस्ट है, तो क्लियरली बिलाल अली बहुत ऊपर है भुवन चौहान से, हर चीज में, बॉडी टाइप में। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। उनका फ्रेम, उनकी बॉडी, उनकी मसल काफी थिक है, चेस्ट से लेकर के एब्स देखे आपने उनके एब्स और ऑब्लिक्स, भुवन के एब्स और और ऑब्लिक्स आपको दिखाई नहीं देंगे, वो फर्क आ जाता है ना। बैक भुवन की बहुत अच्छी है, बिलाल की भी बैक बहुत अच्छी है, भुवन की बैक जेनेटिकली बहुत अच्छी है। तो लेकिन मुझे लगता है ज्यादा एडवांस मसल्स जो ज्यादा बनी हुई है, मास मसल मास जिसको हम कहते हैं, वो बिलाल अली पे आपको